Assalamualaikum students, you are watching MMNSE YouTube channel NMT CAT Biology 2021 का हम लोगों ने सेशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और टॉपिक है हमारा एंजाइम्स। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी बेसिकली वो फैक्टर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी यानी कि उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, ज़्यादा करें उसके एंजाइम एक्टिविटी को कम करें, किसी भी तरह से उस पर जो है उनका इफेक्ट होता है। उनको हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात माइंड में रखनी है, एंजाइम्स के बारे में जो हमने पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, दे आर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स एंड स्पेसिफिकली ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था दैट दे आर एनवायरमेंट सेंसिटिव, यानी कि एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को ये का इन पे इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये इतनी स्टेबल नहीं होती, जो चेंज होता है वो इस पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से इसकी फंक्शनिंग इफेक्ट होती है। ठीक हो गया। बेसिकली जो भी फैक्टर्स हैं वो अल्टीमेटली एंजाइम के स्ट्रक्चर को जो है वो इफेक्ट करते हैं, यानी स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आ जाना। एक चीज़ जैसे प्रॉपर फंक्शन करती है, अगर उसमें किसी भी किस्म का चेंज आ जाएगा तो क्या होगा कि उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट कैसे होता है एंजाइम एक्टिविटी पे। Increase of kinetic energy and increasing of the rate of elastic collision between the molecules. Basically, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, एक एंजाइम है उसके एनवायरनमेंट में क्या किया है हमने, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब उस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या हुआ है, एक एनर्जी जो है, क्योंकि हमें पता है हो सकता है हीट की फॉर्म में आप जो है उसको एनर्जी टेम्परेचर राइज कर रहा है। ठीक है, अब टेम्परेचर राइज करने से क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो इलास्टिक कोलिजन होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान, वो उसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बहुत फास्टली जो है वो आपस में कोलाइड करेंगे। अब इस कोलिजन्स की वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्टली तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसे। बेसिकली टेम्परेचर जो है ये अफेक्ट करता है अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को। ऑप्टिमम टेम्परेचर, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये एक ऐसी पॉइंट होता है टेम्परेचर का कि इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक एंजाइम जो है फुली फंक्शनल होता है, यानी कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बॉडी देखें तो इंसानी जिस्म में क्या होता है, एंजाइम्स, ज़्यादातर एंजाइम्स जो हैं वो 37 डिग्री पे मैक्सिमम जो है फंक्शनल होते हैं, यानी कि उनकी एक्टिविटी पीक पे होती है, सबसे अच्छे से काम कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से जो है रिएक्शंस को प्रोसीड करवा रहे होते हैं, स्पीड अप कर रहे होते हैं। तो वो टेम्परेचर क्या है, यानी कि इसमें 37 डिग्री क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक हो गया, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब आप लोग को समझ आ गया होगा कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसका ग्राफ देखें और इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये एंजाइम की एक्टिविटी ऐसा ऐसा यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। कैसे कैसे, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। अब इस लाइन को आप लोग देखें, इस ग्राफ को, कि जब यहाँ पे 10 डिग्री था तो एंजाइम 0 से 10 डिग्री पे आया तो इतनी यहाँ पे आ गई एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि इंक्रीज हुई है। फिर उसके बाद 20 पे यहाँ पे आ गया, 30 पे यहाँ पे आ गया, और 40 के करीब सबसे पीक है। ठीक है, अब ये पीक क्या है, ये एक्चुअली ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि यहाँ पे इसकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। और अब यहाँ पे नीचे इसका डाउनफॉल देखें, जैसे 40 से इंक्रीज की है तो क्या हो गया, जो एक्टिविटी है वो दोबारा से कम होना शुरू होगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से पहले इंक्रीज करने से बढ़ी, एक पॉइंट पे आके फुल हो गई एक्टिविटी,
फिर क्या है, फर्दर इंक्रीज किया हमने टेम्परेचर तो एक्टिविटी रेट जो है उसका कम होना शुरू हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? जब यहाँ पे तो हमें पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, ऑप्टिमम पे क्या है, मैक्सिमम एक्टिविटी रेट है। जब हम उसको कम कर देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट करें टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री पे कर दिया, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, तो यहाँ पे एंजाइम क्या हो जाता है, एंजाइम हो जाता है इनएक्टिव, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पाता, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है, उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो खराब नहीं होती, वो जो है वैसे ही रहती है, लेकिन क्या हो जाता है, एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि अगर हम दोबारा से टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करना शुरू कर दूंगी तो ये अपनी एक्टिविटी को रीगेन कर लेंगे और दोबारा से जो है एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन को प्रोसीड करवाना शुरू कर देंगे और स्पीड अप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब जब इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज इलास्टिक कोलिजन्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो कोलिजन्स स्टार्ट हो जाती हैं, स्पीड अप होती जाती हैं, और एक पॉइंट पे आके इतनी ज़्यादा कोलिजन्स होती हैं कि जो है एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है जब आपस में अच्छे से कलेक्ट करेंगे, वो अच्छे से बाइंड करेंगे, अच्छे से कैटालिटिक एक्टिविटी हो सकेगी और रिएक्शन अच्छे से जो है प्रोसीड हो सकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, ये तो हम लोगों ने ज्यादा किया और कम किया, अब मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट से और ज्यादा करती हूँ कि अब हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो अब हम ये देखें, ये हमें देखने को मिलता है कि जो एक्टिविटी रेट है वो कम होना शुरू हो गया। अब कम क्यों हुआ है? यहाँ पे कम इसलिए हुआ है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने से अंदर जो लिंकेजेस हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, बॉन्ड्स ये इतनी ज़्यादा इनकी कोलिजन्स जो हैं वो फास्टली स्पीडीली होना शुरू हो जाती हैं कि आपस में जो बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाता है और ये मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, यानी कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डीफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब जाहिर बात है उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, उसकी एक्टिव साइट की जो फॉर्मेशन है वो ही चेंज होगी, तो फिर क्या है, उसके साथ जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड ही नहीं कर सकेगा, तो वो जो एंजाइम है वो बिल्कुल डीनेचर हो जाएगा, इसको हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ऐसा चेंज जो कि दोबारा से अपनी शेप में वापस नहीं आ सकता। अब यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखें, एग क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि एंजाइम प्रोटीन्स हैं। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दूंगी कि अगर एग है उसको आप फ्राई करते हैं हाई हीट पे, तो आपने उसको फ्राई करने से पहले देखा है और उसको फ्राई करने के बाद देखें तो उसमें चेंज आ जाता है, प्रोटीन जो है हाई टेम्परेचर पे चेंज हो जाती है। क्या आप उसको वापस से पहले वाली शेप में कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है वो डी नेचर हो चुकी है। यहाँ से आप लोग को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि हाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, वेरी लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि दे आर हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इसकी ब्रेकेज हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पीएच इफेक्ट, ठीक है। पहले हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, अब पीएच का इफेक्ट देखते हैं। pH measures the acidity and basicity of solution. Basically pH क्या है, किसी भी solution की acidity है और basicity है। It ranges from pH 1 to 14, 1 से 14 तक इसकी रेंज होती है, यानी कि हम कह सकते हैं इसकी pH 1 है, इस solution की pH 2 है, तो ये कहाँ तक है, 14 तक होती है, जिसमें हम इसको मेजर कर सकते हैं। Lower pH values means higher hydrogen ions concentration. अब बेसिकली क्या होता है कि एक solution है उसके अंदर pH मेजरमेंट एक्चुअली इन आयंस की मेजरमेंट होती है कि अगर किसी में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हैं तो वो क्या होगा, वो एक्चुअली एसिडिक होगा, और अगर किसी में OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हैं तो मतलब वो क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये इन आयंस की मेजरमेंट होती है। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर चार्ज्ड एंड देयरफॉर इंटरफेयर विद हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स। अब बेसिकली एंजाइम के जो अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, ये आयन जो है इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इनके साथ इंटरफेरेंस करते हैं और इस बॉन्ड के ब्रेकेज का जो है सबब बनते हैं, ठीक है।
अब क्या करते हैं, ये आयंस अट्रैक्ट करते हैं। अब ये पॉजिटिव है तो कोई नेगेटिव आयन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें बेसिकली आयनिक पार्शियल चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये पॉजिटिव आयन जो है किसी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस वजह से इनकी अट्रैक्शन और रिपेल जब चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड जो है वो बनते और टूटते हैं। दिस इंटरफेरेंस कॉज अ चेंज इन शेप ऑफ द एंजाइम। ये चीज क्या करती है कि एंजाइम का जो शेप है उसको चेंज कर देती है, और चेंज ऑफ शेप क्या होता है एंजाइम की, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पाती। बेसिकली हमें पता है कि एक्टिव साइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। वो क्या है, अगर वो चेंज हो जाएगी तो जो सबस्ट्रेट है वो एक्चुअली उसके साथ बाइंड ही नहीं कर सकेगा। जब बाइंड नहीं कर सकेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक है कि हर एंजाइम, अब जैसे वहाँ पे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, इसी तरह एक ऑप्टिमम पीएच है जिसके ऊपर एंजाइम जो है परफेक्टली और मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। और वो ऑप्टिमम पीएच हर एंजाइम की अलग है। ऐसा नहीं कि सब एंजाइम जो हैं वो एक ही पीएच पे काम करते हैं, नहीं, कुछ एंजाइम जो हैं वो 2 पीएच पे काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी एग्जांपल देखी पेप्सिन की, पेप्सिन जो है 2 अगर पीएच होगी तो उस पे क्या है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। This is the pH value at which the bonds within them are influenced by hydrogen and hydroxide ion in such a way that the shape of their active site is the most complementary to the shape of their substrate। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो environment में आइंस होते हैं ना, वो बिल्कुल perfect environment provide करते हैं कि एंजाइम जो है अपनी शेप में बिल्कुल perfect होता है। ऐसा होता है कि उसके साथ जो है एग्जैक्टली जो है ना सही से सबस्ट्रेट आके अटैच हो सके। ठीक हो गया। जब सबस्ट्रेट अच्छे से अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो एक्टिविटी रेट है वो मैक्सिमम होगा। Small changes in the pH above or below the optimum do not cause a permanent change to the enzyme since the bonds can be reformed। अच्छा, यहाँ पे ये बात है कि अगर थोड़ी बहुत चेंज है, फर्ज करें कि पेप्सिन जो है 2 पे अच्छे से वर्क करता है, तो अगर 1 हो गई है पीएच सॉल्यूशन की तो क्या होगा, पेप्सिन बिल्कुल डीनेचर नहीं होगा लेकिन उसकी एक्टिविटी रेट कम हो जाएगा। अगर ये 2 की जगह 3 हो जाएगा तो भी बिल्कुल एंजाइम की एक्टिविटी खत्म नहीं होगी लेकिन मैक्सिमम से थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। However, extreme changes in the pH can cause the enzyme denature and permanently lose their function। लेकिन अगर एक जो पेप्सिन है या कोई भी एंजाइम है, अगर वो उसका ऑप्टिमम pH 2 है लेकिन हम यहाँ पे उसको 14 जो है pH प्रोवाइड करते हैं तो फिर क्या होगा, वो डीनेचर हो, क्योंकि इतना एक्सट्रीम चेंज जो है वो नहीं बियर कर सकेगा, उसके बॉन्ड्स जो हैं वो स्टेबल नहीं रह सकेंगे। तो क्या होगा, वो डीनेचर हो जाएगा और परमानेंटली लूज देयर फंक्शन, वो दोबारा फंक्शन करने के काबिल नहीं रहेगा। यहाँ पे हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। दिस इज पीएच ग्राफ। ये है ये जो साइड है ये शो करी है रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी और ये पीएच चेंज होती है। ये यहाँ पे जो ऑप्टिमम शो किया गया है, ये ऑप्टिमम पीएच हर एंजाइम के लिए डिफरेंट होगी और ये वो पीएच होती है जहाँ पे एंजाइम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। लेकिन अगर इससे मैं नीचे कर दूंगी या फिर मैं इससे और ज़्यादा करना शुरू कर दूंगी तो भी क्या होगा, ये एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरफ भी और इस तरफ भी कम होना शुरू हो जाएगी एंजाइम एक्टिविटी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हम बहुत सिंपल सी बात ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं और बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट फर्स्ट करें स्टार्स हैं और एंजाइम ये सर्कुलर सर्कल्स हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो कम है, ठीक है, अब एंजाइम ज़्यादा है, सबस्ट्रेट सिर्फ 3 है, तो क्या होगा, इतनी फास्टली रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूंगी तो रिएक्शन और ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सारे एंजाइम्स जो हैं वो इंगेज हो जाएंगे इनको रिएक्शन प्रोसीड करवाने में, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करवाने के। तो जाहिर बात है हमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइम तक होता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट कर दिया है
लेकिन यहाँ पे इसको एंजाइम जो है वो नहीं है, इस सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही रह जाएंगे। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा जबकि कांस्टेंट हो जाएगा। आगे ग्राफ में पढ़ेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। Increase the rate of reaction. This is because more substrate molecule will be colliding with the enzyme molecule, so more product will be formed. यानी कि ज़्यादा जो है इसके साथ collide करेंगे। अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूंगी, एंजाइम बहुत ज़्यादा है और सबस्ट्रेट कम है, तो इसको अगर मैं इंक्रीज कर दूंगी तो क्या होगा, ये ज़्यादा जो है एंजाइम्स के साथ कोलाइड करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर सर्टेन कंसंट्रेशन एनी इंक्रीज विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने से आगे रिएक्शन जो है ज़्यादा तेज़ी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब एंजाइम ही खत्म हो जाएंगे तो आपका सबस्ट्रेट जितना भी हो, जब उसको आगे से बाइंड करने के लिए कोई एंजाइम नहीं मिलेगा तो रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। द एंजाइम्स विल effectively become saturated and will be working at their maximum possible rate। तो ये तभी होता है जब एंजाइम भी उतनी अमाउंट में है और सबस्ट्रेट भी, तो क्या होगा, रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा। लेकिन कोई एक भी लिमिटिंग फैक्टर है जो कम होगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको और ऊपर जाना चाहिए था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ और कांस्टेंट रहा, ना बढ़ा है ना कम हुआ है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो ज़्यादा हमने कर दी यहाँ तक, लेकिन ये वो पॉइंट होता है जिसमें सारे एंजाइम्स जो है वो यूज़ हो चुके होते हैं और सबस्ट्रेट के साथ जो है बाइंड हो चुके होते हैं। कोई भी एंजाइम नहीं बचा होता कि वो फर्दर सबस्ट्रेट को के साथ बाइंड कर सके। तो फिर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट। अब पहले हम लोगों ने पढ़ा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे या कम करेंगे तो क्या होगा। अब हमने पढ़ना है एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज या कम करने से, ज्यादा या कम करने से क्या इफेक्ट होता है। इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ज्यादा करने से, मैं एंजाइम्स को ज्यादा कर देती हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। As more enzyme will be colliding with substrate molecule, क्योंकि जो यहाँ पे सबस्ट्रेट है इसके साथ ये कोलाइड करना शुरू कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। However, this too will only have an effect up to a certain concentration। लेकिन ये एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन तक ही होगा। इससे ज़्यादा अगर मैं एंजाइम इंक्रीज करूँगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा जबकि कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया लेकिन सबस्ट्रेट इतना है ही नहीं तो इसकी फर्दर बाइंड करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे ग्राफ में देख लेते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को मैं बढ़ा रही हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे जाके जो है ये कांस्टेंट होना शुरू हो गया। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो था एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है। कोई और ऐसा सबस्ट्रेट बाकी नहीं बचा कि फर्दर एंजाइम बढ़ाने से जो है रिएक्शन हो सके। जब सबस्ट्रेट होगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, इसलिए एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके जो है रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़े से एमसीक्यू कर लेते हैं। अच्छा, इसमें वो वाले एमसीक्यूज भी हैं जो हम लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 के भी इसमें होंगे, उससे रिलेटेड भी, क्योंकि उसमें एमसीक्यू ऐड नहीं थे। A three-dimensional activity bearing a specific charge by which the enzyme reacts with its substrate is called। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि चार्ज बियरिंग एक्टिविटी जो है, कैविटी जो है ना एंजाइम की, वो क्या है, जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करती है। 2 हिंट दिए उन्होंने कि सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करती है, दूसरा वो चार्ज है। तो हमें पता है कि इसका राइट आंसर जो है वो उसका जो राइट जो है ना आंसर, वो एक्टिव साइट है। ठीक है,
उसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट शायद लास्ट लेक्चर में आपको नहीं पता, तो एक एक्टिव साइट थी, उसकी बात हो गई थी, बाइंडिंग साइट की हो गई थी और कैटालिटिक साइट की हो गई थी, लेकिन एलोस्टेरिक साइट की नहीं हुई थी। तो एलोस्टेरिक साइट जो है वो साइट होती है जो कि इनके अलावा होती है। बाकी सारा पार्ट जो बच जाता है ना एंजाइम का, जो एक्चुअली किसी भी कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ठीक है। Which step causes the activation of catalytic site of the enzyme? कौन सी ऐसी चीज है जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को, कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। चेंज इन पीएच, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, चेंज इन द चार्ज ऑफ द एक्टिव साइट, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ही जो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है स्टार्ट होती है, एंजाइम एक्टिव होता है। ठीक हो गया। एमसीक्यू देख लेते हैं नेक्स्ट। The rate of reaction is directly proportional to the concentration of an enzyme. Which statement is incorrect in this respect? पहली देख लेते हैं। increase in enzyme molecule causes the available active sites. Increase in enzyme molecules increases the available active sites. बिल्कुल ठीक है कि अगर एंजाइम ज्यादा होंगे तो एक्टिव साइट्स ज्यादा होंगी, क्योंकि एंजाइम क्या होता है, उसकी एक्टिव साइट ने काम करना होता है, तो जितने ज्यादा एंजाइम होंगे उतनी ही एक्टिव साइट इंक्रीज हो जाएगी। If the concentration is double, the rate will become twofold. सारी बातें हमने बताया है कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है टू द सर्टेन पॉइंट। बी देख लेते हैं। दिस रिलेशन इज फॉर एन अनलिमिटेड टाइम पीरियड विद अनलिमिटेड एंजाइम कंसंट्रेशन। तो ऐसा नहीं है। एंजाइम की जो है ना कि एंजाइम इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ये अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे होता है जहाँ पे ऑप्टिमम हो जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन को एक जैसा रखा जाए, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज कर दिया जाए, अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन रेट। ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल द एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम आर ऑक्यूपाइड। क्यों? क्योंकि जो जितने भी एंजाइम थे उसके साथ जो है सबस्ट्रेट ने बाइंड कर लिया। इस वजह से क्या होगा कि ज्यादा सबस्ट्रेट इंक्रीज करने से रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर जो है वो खत्म हो चुका है। आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है और हमारे सेशन को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो आप करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास नंबर अवेलेबल है, उस पर कॉन्टेक्ट करें। अपना ख्याल रखें और अच्छे से लेक्चर प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज।